want to ask from the last class? तो देखो, हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हमने एटॉमिक रेडियाई तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट लिखो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। देखो, राधिका ने प्रॉब्लम लिखी है कि MnB ग्रुप 12 के साथ एक्सेप्शन में दिया हुआ है। किस रिस्पेक्ट में एक्सेप्शन है Mn? बेटा, स्ट्रक्चर अलग चीज है, स्ट्रक्चर में कोई एक्सेप्शन नहीं होते। स्ट्रक्चर कई तरह के होते हैं, वो तो P और T के साथ बदलते हैं। जिसमें ज्यादा चेंज आएगा, फ्रीक्वेंट चेंज आएगा, उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कोई थियोटिकल बात थोड़ी है, ये तो पैकिंग की बात है। ये थियोटिकली एक्सप्लेन थोड़ी कर सकते बेटा स्ट्रक्चर्स मेटल के। सॉलिड स्टेट आप पढ़ चुके हैं, आपको कुछ डाटा दिए होंगे तब आप सॉल्व करोगे ना प्रॉब्लम को। ऐसे थोड़ी आप बता दोगे कि इसकी पैकिंग ये है, इसकी पैकिंग ये है। तो देखो, मैं बात कर रहा था आयनाइजेशन एनर्जी की, कि कोई आइसोलेटेड गैस या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो एनर्जी लगती है इस प्रोसेस में उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, डेल्टा एच। पहले तो ये समझ लें, हम बात कर रहे हैं इसमें, हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। वैसे तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए है करेक्ट। अगर मैं कहूं कि जैसे मान लो कोई एक ऑर्बिटल है 3s ऑर्बिटल, मैंने कोई ले लिया एक ऑर्बिटल। आप बताओ 3s ऑर्बिटल में एटम की एनर्जी ज्यादा होगी या उसके आयन की? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 3s ऑर्बिटल की एनर्जी एटम में ज्यादा होगी या आयन में ज्यादा होगी? प्रॉब्लम समझ में आई आप सबको? तो 3s ही क्यों? किसी भी ऑर्बिटल की अगर आप एनर्जी निकालें, किसी भी ऑर्बिटल की, तो हमेशा एटम में एनर्जी ज्यादा आती है आयन से। एटम में एनर्जी ज्यादा आती है कैटायन से, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कम होती है। क्यों कम होती है? बिल्कुल सामान्य प्रॉब्लम है। आपको मैं बता दूं, ये सब कुछ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं, टेस्ट में कई कई बार प्रॉब्लम भी पूछ चुका हूं। और जिनको कुछ याद नहीं रहता, मेरे पास एनसीईआरटी है,
और मैं बता देता हूं, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी पेज नंबर 55 एनसीईआरटी पार्ट 1 11th, इस पे आपको ये आगे देखें, पेज नंबर 57 पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, 2s ऑर्बिटल पे है, वो 2s ऑर्बिटल पे है। तो देखें, वैसे तो सामान्य बुद्धि की बात है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपसे मैं पूछूं कि ये कैटा न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा आयन बनने से? नो चेंज। न्यूक्लियस के प्रोटॉन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। कैटायन बनने से इलेक्ट्रॉन जरूर कम हो जाएंगे, कैटायन बनने से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की ओर। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद और अट्रैक्ट होते हैं, और सारे ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस के पास आएंगे तो उनके एनर्जी में क्या चेंज आएगा? एनर्जी उनकी डिक्रीज करेगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। बात क्लियर है आप सबको? यस और नो? एक बात तो ये कि किसी एटम का अगर आयन बनता है तो ऑर्बिटल्स की, सारे ऑर्बिटल्स की, नॉट ओनली 3s, आप कंपेयर करो 2s 2s 2p 2p 3p 3p, एटम और उसके कैटायन के बीच, तो कैटायन में एनर्जी कम आएगी क्योंकि सारे ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास आएंगे, सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के पास आएगा, तो एनर्जी डिक्रीज करती है आयन बनने पे। एन आयन बनने पे उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एन आयन बनने पे स्क्रीनिंग बढ़ेगी, स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो दूर जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, इसलिए मैंने लॉस की बात की। दूसरी पॉइंट, दूसरी प्रॉब्लम जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में है, मैं उसकी बात करता हूं कि उन्होंने पूछा, और एक जेई मेन में भी आ चुकी है रिसेंटली, आप देखें लास्ट ईयर के किसी में है, कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कंपेयर करो, सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें? सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें? एनसीईआरटी पेज नंबर 57 देख लेना, 11th पार्ट 1, यही प्रॉब्लम दे रखी, बोल्ड लेटर्स में ऑर्डर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इन सबके 2s हमने फिक्स कर दिए, जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। किसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है? के। तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब 2s ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होगा, तो सबसे कम एनर्जी आएगी के में और सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी हाइड्रोजन में। तो जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन बदल गए, ध्यान रखना, इस केस में एटम जब आयन में बदला था तो प्रोटॉन वही थे, यहां तो प्रोटॉन ही बदल दिए, न्यूक्लियस ही बदल दिया। तो जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन, उसका 2s उसके न्यूक्लियस के मोर क्लोज, और न्यूक्लियस के क्लोज मतलब लेस एनर्जी। तो यहां दो बातें हैं जो हमें यूज करनी है। पहली बात तो ये कि सारे एटम के 2s की एनर्जी इक्वल नहीं होती, सारे एटम में जिसके न्यूक्लियस का प्रोटॉन ज्यादा है या एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसकी एनर्जी कम 2s की या 3s की, किसी की भी। एक बात ये, दूसरी बात,
अगर एटम कैटायन में बदलता है तो उसके सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेंज होती है और कम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यूज करना पड़ेगा, नेक्स्ट देखें, 4s एंड 3d। अब हम डी ब्लॉक स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d। कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ क्लोरीन के लिए क्या है, क्लोरीन के लिए क्या है, पोटेशियम के लिए क्या है, कैल्शियम के लिए क्या है, स्कैंडियम के लिए क्या है, इन चारों की एनर्जी कंपेयर करो। चारों में किसकी? 4s3d की। क्लोरीन के 4s3d की, पोटेशियम के 4s3d की, कैल्शियम के 4s3d की, स्कैंडियम के 4s3d की। एनर्जी कंपेयर करो, फास्ट करो, देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसको याद है। कशिश, तुमने क्वेश्चन नहीं समझा। ये क्या लिख रही हो तुम? उल्टा सीधा क्वेश्चन समझते रहती हो। क्लोरीन के 4s और 3d की एनर्जी कंपेयर करनी है। क्लोरीन में अलग 4s और 3d की, किसकी ज्यादा है? इसी तरह से पोटेशियम में 4s और 3d की कंपेयर करनी है। इसी तरह से कैल्शियम में 4s और 3d कंपेयर करना, स्कैंडियम में 4s और 3d कंपेयर करना। क्वेश्चन ही आपने ठीक से नहीं समझा। इतनी देर नहीं लगती। ये है 4s, ये 3s, 3p, 3d, ये एटॉमिक नंबर और ये उनकी एनर्जी। ये आपने 11th में देख लेना, नोटबुक में मिल जाएगा लिखा हुआ सारा। ये ग्राफ आपको 11th की नोटबुक में मिल जाएगा, ध्यान देना।
यहाँ पे केवल 2 एटॉमिक नंबर आते हैं, एक तो एटॉमिक नंबर 19 और एक एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 19 और 20 के लिए 3D की एनर्जी ज्यादा होगी 4s से, ये कहलाता है ऑफ-बाउ रूल। ये ग्राफ आपने बनाया होगा। तो एटॉमिक नंबर 19 एंड 20, इन दोनों के लिए, मतलब ये एटॉमिक नंबर 19 है, ये एटॉमिक नंबर 20 है, इन दोनों के लिए 3D की एनर्जी ज्यादा होगी 4s से। थ्री डी की एनर्जी ज्यादा होगी 4s से, फॉर पोटेशियम एंड कैल्शियम। और इसका उल्टा 3D की एनर्जी कम होगी 4s से। अगर उससे आगे जाएं, यहाँ एटॉमिक नंबर 21 आएगा, आगे बढ़ते जाएं। एटॉमिक नंबर 21 में 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, 3D की कम हो जाएगी। तो स्कैंडियम में, और क्लोरीन तो इधर पीछे लाई करेगा, तो क्लोरीन में भी 4s की एनर्जी ज्यादा होगी 3D से। तो स्कैंडियम और क्लोरीन दो ऐसे हैं जिनमें 4s की एनर्जी ज्यादा है 3D से। ये ग्राफ है ऑफ-बाउ रूल, एक्चुअल ऑफ-बाउ रूल ये है। इसका यूज करना है, अभी हमें आगे प्रॉपर्टीज समझने में, आप ध्यान देना। काम की चीज ये है कि ये जो एटॉमिक नंबर मेनली 17, 18, 19, 20, इनको देखें आप, 21, इनमें 4s और 3D में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं 4s और 3D में एनर्जी गैप बढ़ता रहता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, 4s और 3D के बीच एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। तो 3D सीरीज में बात करें तो 4s और 3D में सबसे ज्यादा डिफरेंस Zn में मिलेगा। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3D इन द फोर्थ पीरियड इन डी ब्लॉक किस में आएगा? Zn में सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस बढ़ता ही जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब आती है बात क्वेश्चंस की कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा क्यों है स्कैंडियम के कि 4s को पहले फिल करते हैं, 3D को बाद में फिल करते हैं। 4s को पहले फिल करते हैं, 3D को बाद में फिल करते हैं, जबकि स्कैंडियम में एनर्जी 3D की ज्यादा है, 3D की कम है, सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का हम ऐसे लिखते हैं, 21 होता है एटॉमिक नंबर, 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 3D में। 4s पहले क्यों फिल होता है स्कैंडियम में? 4s की एनर्जी ज्यादा है तो भी। एनीबडी? सावन, आप शांत रहें तो ज्यादा अच्छा है। बगैर सोचे समझे नहीं बोलना है कुछ भी। तो इसका रीजन है पेनिट्रेशन पावर।
पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर 4s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज पेनिट्रेट करता है एज कंपेयर टू 3d। फोर एस इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। अगर आप ग्राफ बनाएं, अगर आप ग्राफ बनाएं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगेंस्ट आर रेडियल डिस्टेंस, तो कैसा ग्राफ आएगा? 4s के लिए ग्राफ आएगा, 4s के लिए 3 रेडियल नोड होंगे। जिनको कुछ भी नहीं मालूम, भूल गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो लिख लें। जो फर्स्ट मैक्सिमा है ये बताता है पेनिट्रेशन पावर। फर्स्ट मैक्सिमा बताता है पेनिट्रेशन पावर। ये 4s के लिए है। और 3d में एक भी रेडियल नोड नहीं होगा, 3d में एक भी रेडियल नोड नहीं होगा। 3d का ग्राफ ऐसे आता है। इसका मैक्सिमा फर्स्ट और लास्ट एक ही है। तो जिसका फर्स्ट मैक्सिमा न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट आएगा उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। दूसरा पॉइंट, अब मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से रिमूव करता हूं। ध्यान देना, जैसे मान लो कोई भी दूसरा एटम में लेता हूं, ये ग्राफ तो सबके लिए ऐसा ही आएगा, कोई भी एटम हो। जैसे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं कहूं कि Fe2 प्लस आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 4s से या 3d से? तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 4s से, इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव होंगे। ये बचेगा 3d6 4s0, 3d6 4s0। इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 4s से। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यहां नोट करें, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आप देखेंगे हाईएस्ट मैक्सिमा या लास्ट मैक्सिमा, लास्ट मैक्सिमा या हाईएस्ट मैक्सिमा। इसका मतलब है कि 4s इलेक्ट्रॉन इज farther than the 3d इलेक्ट्रॉन। तो आपको हाईएस्ट मैक्सिमा देखना है। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस भी इसको कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा साबित ने, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस भी इसको कहते हैं। तो जिसकी मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा पहले। तो नोट करें, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए आपको देखना है फर्स्ट मैक्सिमा, जिसका पहले मिलेगा उसमें पहले फिल करना। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए आपको देखना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। So this is the most probable distance of the 4s electron। 3d इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। एक बात, ये बात क्लियर है आप सबको? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सब लिखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दें, आयरन में किसकी एनर्जी ज्यादा है? अभी अभी आपने ग्राफ बनाया था आयरन में। आयरन तो यहाँ
21, 22, 23 इधर आएगा। तो आयरन में 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा है। आयरन में 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा है। फोर एस की एनर्जी 3d से ज्यादा है। जब आप ये वर्ड बोलते हैं 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा है, तो आप ये लास्ट मैक्सिमा देखते हैं। बट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे प्रॉपर्टी समझने में हमें यूज करना है, वो ये है कि 4s और 3d में जो एनर्जी गैप है, 4s और 3d में जो एनर्जी गैप है वो आयन में ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होता है। आयन में ज्यादा होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो 3d की एनर्जी और कम हो जाएगी। इसका यूज कहां करना है, देखें आप, एक प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं। आपको मालूम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये 3d सीरीज है, आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कैंडियम में सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, सेकेंड एंड थर्ड, टाइटेनियम में कंपेयर करो, वेनेडियम में कंपेयर करो। वैसे तो 100% ट्रू नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे चेंज आ सकता है, पर अगर थोड़ा गैप बढ़ा दो, एडजस्टेंट में तो और भी फैक्टर काम करते हैं, उनकी पैकिंग का तरीका भी है, उनके अरेंजमेंट का तरीका भी है, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड भी काम करते हैं। पर ऑल्टरनेट ले लें, स्कैंडियम वेनेडियम या स्कैंडियम क्रोमियम, ऐसे आपको दे दें। ΔH2 ΔH3 कंपेयर करो, स्कैंडियम और क्रोमियम अगर आपको दे दे, मान लीजिए, क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है 4s से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है 4s से, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है 4s से, बट थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होना है, 3d से। तो सेकेंड और थर्ड में एनर्जी डिफरेंस, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा क्रोमियम में। बिल्कुल ठीक आंसर किया, क्रोमियम में ज्यादा आएगा सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, बट यहां पे ये सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ को और भी कई फैक्टर काम करते हैं। ये जैसे मैंने बोल दिया सिंपल ऐसा नहीं है, अभी और भी फैक्टर हैं। और भी फैक्टर का मतलब इनकी पैकिंग का तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना सिंपल नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है। कैसे, ध्यान दो, ये जो आपने कहा कि क्रोमियम की ज्यादा होगी या मैंने कहा क्रोमियम की ज्यादा होगी, सच तो ये है कि हम ये थियोरेटिकली कंपेयर नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते कंपेयर? क्यों नहीं कर सकते कंपेयर थ्योरेटिकली? इसलिए नहीं कर सकते कंपेयर कि अब अगर आप किसी भी एटम में, जैसे मैं आयरन की बात कर रहा हूं, किसी भी एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन नहीं रहता। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही ये एस इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है। ये है Fe+। अगर इलेक्ट्रॉन 1/1 रिमूव करें तो एक 4s इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। और ये ट्रू है फॉर एंटायर डी ब्लॉक और एंड एफ ब्लॉक। क्यों? आपको मैंने अभी अभी बताया कि आयन बनते ही 3d की एनर्जी 4s में से बहुत कम होती है। आयन के बनते ही इतनी कम एनर्जी का हो जाता है कि सारे 4s इलेक्ट्रॉन 3d में ही आते हैं। तो कंपैरिजन जो हमने सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का किया, वो तो इस बेसिस पे किया ना कि पहला इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 4s से जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तब तो आपका आंसर ठीक था कि क्रोमियम में डिफरेंस ज्यादा आएगा स्कैंडियम से, देन योर आंसर इज ओके। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन 4s से नहीं जाता। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही 4s इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या है? लिख लें सीधे कि आयनाइजेशन एनर्जी could not be compared theoretically along the period, could not be compared theoretically. Ionization energy could not be compared theoretically. मेरी वॉइस क्लियर आ रही सबको या किसी किसी को प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर है मेरी? नेटवर्क की तो प्रॉब्लम है नहीं। आपके नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है, सभी बच्चों के थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। इधर से तो नेटवर्क तो ठीक दिखा रहा। अब क्लियर आ रही मेरी आवाज? चलो ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान दो, ध्यान देना इधर। अगर आपको, ये ध्यान दो, अगर आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, तो इसको तो फिर भी सिस्टमेटिकली अलोंग द पीरियड कंपेयर कर सकते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन आएंगे, बट सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन इज हाईली डिफिकल्ट और हाईली इरेगुलर। नोट करें ध्यान से। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी could be compared, but second and third could not be theoretically. They are highly irregular. आपको कहीं कोई रिजल्ट मिलेगा, कहीं कोई रिजल्ट मिलेगा। वाई सेकंड एंड थर्ड आर इरेगुलर? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद 4s और 3d की एनर्जी चेंज होती है, और 4s इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3d में भी बदल जाती है। तो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी थ्योरेटिकली कंपेयर नहीं हो पाते। किसी किसी में हो सकती है जहां बिल्कुल क्लैरिटी है।
जैसे कहीं स्पेशल अरेंजमेंट आ जाए फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाली तो हो जाती है। आपको मैंने स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल ने ये बताया कि Zn और कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, फर्स्ट एंड सेकंड। ये यहां कंपेयर हो सकती है क्योंकि यहाँ फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड से बात बन जाती है, वो सपोर्टिंग फैक्टर है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी Zn की ज्यादा होगी कॉपर से, क्योंकि कॉपर में स्पेशली 4s1 इलेक्ट्रॉन जाना है और Zn में जाएगा 4s2 से। और सेकंड कंपेयर करो तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा होगी Zn से, क्योंकि कॉपर में 3d10 से जाना है, Zn में 4s1 से जाना है। तो यहां कंपैरिजन तो आसान है, जहां फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड आ जाए वहां कंपैरिजन इजी है। बट अगर फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जैसी कोई अरेंजमेंट नहीं आती, देन इट इज नॉट पॉसिबल थियोरेटिकली और हाईली इरेगुलर। आपका तुक्का लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ठीक है, तो ध्यान देना, सीधा सीधा सेंटेंस लिखें कि M प्लस आयन में, पूरे डी ब्लॉक के लिए मैं बता रहा हूं, देयर इज नो 4s इलेक्ट्रॉन, नो 4s इलेक्ट्रॉन। 3D सीरीज में अगर एक चार्ज लाएं आयन पे तो सारे s इलेक्ट्रॉन डी में आ जाते हैं, एक ही बचेगा वो डी में आ जाएगा। तो M प्लस आयन में कोई भी 4s इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अकर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बदलती है, 1s से लेके 4s तक सबकी बदलती है। ठीक है, तो इसलिए सारी एनर्जी कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पे आप कर पाएंगे जहां फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड अरेंजमेंट बनेगी। और यही आपसे पूछा भी जाता है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन की प्रॉब्लम आई तो कैसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहें कि बताओ Mn की, Mn की और क्रोमियम की, Mn की और क्रोमियम की, Mn एंड क्रोमियम, इनकी से आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, थर्ड। हाँ ठीक है, तो ध्यान दें, थर्ड इलेक्ट्रॉन Mn में रिमूव होगा 3d5 से, और थर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में रिमूव होगा 3d4 से। थर्ड इलेक्ट्रॉन Mn में रिमूव होगा 3d5 से, क्रोमियम में रिमूव होगा 3d4 से। कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा? Mn से। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी Mn की ग्रेटर होगी। तो अगर हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड अरेंजमेंट आती है तब तो कोई परेशानी नहीं होती है करने में। इसके अलावा अगर आप हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड में नहीं है तो फिर ये बहुत सारे फैक्टर हैं, स्क्रीनिंग फैक्टर आता है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो बता नहीं सकते। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। बट अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल आयनाइजेशन एनर्जी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रॉपर्टीज में। लिख लें, नो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयनाइजेशन एनर्जी, नो इंपॉर्टेंस। मतलब प्रॉपर्टीज को समझने में इंडिविजुअल आयनाइजेशन एनर्जीज का रोल नहीं है। किसका रोल है? रोल है सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। Sum of ionization energy is significant to understand the properties of the transition metals. Sum of ionization energy is significant. Is of significance, is significant, but not individual ionization energy. और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, बहुत यहाँ पे एक टेबल दी गई है 8.2, देख लें आप 8.2 टेबल नंबर। टेबल नंबर 8.2 में एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई पड़ेगा, वो ये कि सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन ए पीरियड। I1 प्लस I2 ले लें, I1 प्लस I2 ले लें, या I1 प्लस I2 प्लस I3, तीन ले लें। सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन जनरल इन ए पीरियड। एडजेसेंट में इरेगुलरिटी आ सकती है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड की वजह से, बट इन जनरल लिख लें, इन जनरल sum of ionization energy increases in a period. तो अल्टीमेट बात यह है इतना कुछ बोलने का कि हमें इंडिविजुअल आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं सोचना। वी हैव टू थिंक अबाउट सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। कैसे ये यूज होगा सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आगे आपको बताएंगे, बट ये सिग्निफिकेंट है। इंडिविजुअल आयनाइजेशन एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आप पूरी हेडिंग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी एनसीईआरटी में, और ये जो भी टॉपिक लिखा हुआ है पूरा आप एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा सारा। अब इसकी इंपॉर्टेंस है हर एक आगे प्रॉपर्टी में मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्चुअली तो अलग अलग टर्म है, बट उनको हम एक ही तरह से सोच लेते हैं। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर एक नंबर है जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कि आप लेस ऑक्सीडाइज्ड हैं या मोर ऑक्सीडाइज्ड हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए हाउ ऑक्सीडाइज एन एलिमेंट इज, उसको एक नंबर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या ट्रेंड है पूरे 3D सीरीज में, 3D सीरीज में, तो एक आपने पिरामिड बनाया होगा, बना लें इसको जल्दी, फिर एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये। सबसे ज्यादा वेरिएशन Mn की ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। फिर क्या करना, एक एक ऑक्सीडेशन नंबर कम करते जाना।
ये पिरामिड बना लो। बना लिया इसको। अब क्रोमियम एंड कॉपर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। क्रोमियम एंड कॉपर, दे ऑल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे ज्यादा वैरायटी Mn में है। Mn कहलाता है बॉर्डर लाइन। पूरे डी ब्लॉक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अनुषा बेटे पेशेंस रखो, अभी मैंने टॉपिक खत्म नहीं किया। जब मैं ये टॉपिक खत्म कर दूं फिर आप क्वेश्चन रेज करें फ्रीली, पूरा मौका दूंगा मैं। तो पूरी पीरियोडिक पूरे डी ब्लॉक को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। Mn बॉर्डर लाइन है लेफ्ट के और राइट के। Mn दोनों का बॉर्डर लाइन है। अब ध्यान दें, स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, टाइटेनियम में +4 स्टेबल होती है, वेनेडियम में +5 स्टेबल होती है, क्रोमियम की 2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हैं, +3 एंड +6। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो Mn के जो लेफ्ट में एलिमेंट हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होती है। Mn के लेफ्ट में जो है उनकी हायर ज्यादा स्टेबल होती है। और Mn के जो राइट में है आयरन, इसकी +2 +3 स्टेबल होती है, कोबाल्ट +2 +3 स्टेबल होती है, निकल +2 +3 स्टेबल होती है, कॉपर की +2 ही स्टेबल होती है, Zn की +2 स्टेबल होती है, कॉपर की +2 +1 मतलब लोअर स्टेबल। तो Mn के लेफ्ट में, Mn के लेफ्ट में हायर स्टेबल, Mn के राइट में लोअर स्टेबल। और Mn में तो सारे ही मिलते हैं, सारे मिलते हैं, जो फ्रीक्वेंट मिलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। यू फाइंड ऑल इन Mn। बट अगर हम देखें फ्रीक्वेंट कौन है, फ्रीक्वेंट, तो फ्रीक्वेंट Mn2+ है, Mn4+ है, और +6 और +7, +7 है, +6 भी रेयर है, कंडीशनल है, बताएंगे आपको। पर +2 +4 +7 ये इसकी फ्रीक्वेंट है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो Mn+6 ऑक्सीडेशन नंबर है ये स्टेबल होती है इन हाईली एल्कलाइन मीडियम। हाईली एल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेस हो अगर मीडियम तो वहां पे Mn+6 में मिलता है, अदरवाइज +6 नहीं मिलती फ्रीक्वेंटली। और इसका उल्टा Mn+2 आपको मिलती है एसिडिक मीडियम में।
तो बताओ Mn4+ कहां मिलनी चाहिए? Mn4+ आपको मिलेगी न्यूट्रल मीडियम में। तो KMnO4 के 3 इक्विवेलेंट मास इसीलिए होते हैं, KMnO4 के 3 इक्विवेलेंट मास इसलिए होते हैं क्योंकि Mn बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे ज्यादा वैरायटी है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। Mn+7 में है KMnO4 में, ये Mn2+ में भी आ सकता है, ये Mn4+ में भी आ सकता है, और ये Mn6+ में भी आ सकता है। Mn2+ में आता है एसिडिक मीडियम में, Mn4+ में आता है ये न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन, और +6 में आता है स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम हो। तो KMnO4 के 3 इक्विवेलेंट मास होते हैं, इसलिए एसिड मीडियम में 5 यूनिट का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो एसिड मीडियम में M/5। न्यूट्रल और वीक बेस में +7 से +4 हुआ तो M/3। स्ट्रॉन्ग बेस में +6 हुआ तो +7 से +6 M/1। तो Mn बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा वैरायटी है। अब मैं जिससे पूछूं वही प्रॉब्लम बताएगा और कोई आंसर नहीं करेगा। आप बताओ, आर्यन बताएगा, आर्यन गर्ग। इसी को आवाज कट रही है, प्रॉब्लम पूछी तो आवाज कट गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रिकनेक्ट करता हूं, देखो ध्यान से। अभी आप लोग, आपका कनेक्शन नहीं कटेगा, मैं साउंड एडजस्ट कर रहा हूं। अब वॉइस आई मेरी, या सुनो? ओके, तो मैं ये पूछ रहा था, मैंने क्या प्रॉब्लम सोची थी मैं भूल गया। अभी पूछूंगा मैं, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दिमाग में आई थी, मैं भूल गया क्या थी वो। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, दूसरी प्रॉब्लम लिखो, आर्यन ही बताएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट की, डी ब्लॉक के एलिमेंट की 3D सीरीज की मैं बात करूं तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है? पॉसिबल लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अरे ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ साइन होता है ना, +2, -2, +-2, 0, क्या होती है? मुझे यही अंदाजा था कि आप लोग इसी में ट्रैप हो जाएंगे। अब तो आप लोगों ने, जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ लिया है उनका ये आंसर अच्छा नहीं है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ लिया है। एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकती है, इनफैक्ट लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -2 तक जाती है। आप याद करें, मेटल कार्बोनिल्स में न्यूट्रल अगर है मेटल कार्बोनिल्स, तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? FeCO5, सॉरी।
क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है 0। और मेटल कार्बोनिल में ही मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकती है। मेटल कार्बोनिल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकती है। तो मैंने आपसे पूछा था कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर किसकी? फिर से सुनो आप सारे बच्चे। अभी मेरी साउंड आ रही है सबको? यस और नो? उस साउंड का क्या कर सकते हैं? यहां से तो मैंने सेट कर दिया। साउंड की प्रॉब्लम क्यों आ रही है मुझे नहीं मालूम, पर यहां से सिग्नल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो देखो, मैं बात कर रहा था, चलो धीरे धीरे कटती रहेगी आती रहेगी, वो चलता रहेगा। ध्यान से सुनो। डी ब्लॉक के एलिमेंट की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में भी हो सकती है। 0 तो होती ही है मेटल कार्बोनिल्स में। मेटल कार्बोनिल्स में 0 तो होती ही है, नेगेटिव भी हो सकती है। निगेटिव मेटल कार्बोनिल्स में हो सकती है। आप देख लें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको तो पता है। जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ लिया उनको पता है, और जिनने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा अभी वो कंट्रोल रखें। कॉम्प्लेक्स पढ़ते ही उनको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनिल में स्पेशल बॉन्डिंग होती है। मेटल कार्बोनिल्स की स्पेशल बॉन्डिंग होती है, वो आपको कॉम्प्लेक्स जो बच्चे पढ़ लेंगे बाद में तो उनको समझ में आ जाएगा। अभी आप याद कर लें कि मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट में नेगेटिव भी होती है, -2 भी मिलती है, -2 तक जाती है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्या मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकती है डी ब्लॉक में? आंसर है यस। डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो जाती है। तो देखो वॉइस का तो कुछ कर नहीं सकते। मेरी साउंड आ रही है सबको? आर यू गेटिंग माई साउंड? अच्छा, प्रॉब्लम इंटरनेट की चल रही है। अब मैसेज आया इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अभी मेरी साउंड आ रही है सबको? अच्छा ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्शन
अनस्टेबल कह रहा है, इसका मतलब सिग्नलिंग पुअर हो रही है, ठीक हो रही है, चल रहा है। अब आप सुनते रहे, थोड़ा कंसंट्रेट होके, मैं रिपीट करता रहूंगा, ध्यान से सुने। हाँ, लिखूंगा भी, ये ठीक है, लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं बात करूंगा ये आगे की, ध्यान दो। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ऐसे प्रॉब्लम आएगी। पॉजिटिव में हो सकती है, निगेटिव में हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में हो सकती है। इनफैक्ट 3D सीरीज में -2 तक ऑब्जर्व हुई है, -2 इन 3D सीरीज। नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि जो सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपने ऑलरेडी देख लिया कि आगे जाने पे इन जनरल इंक्रीज होता है। तो क्या आप इसको लिंक करके ये बता सकते हैं कि लेफ्ट में, इन लेफ्ट ऑफ mn, in left of Mn, why higher oxidation number is more stable? Why higher oxidation number is more stable? And in right of Mn, why lower oxidation number is more stable? Mn के लेफ्ट में हायर ज्यादा स्टेबल क्यों? Mn के राइट में लोअर ज्यादा स्टेबल क्यों? मैं स्टेबल की बात कर रहा हूं यहां पे। तो देखो, विच ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये जैसे मैं बात कर रहा हूं, इसकी ध्यान देना, इसकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई मेटल है सॉलिड, और ये मेटल गया किसी ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस में, वी डोंट नो, एक्वस फेज में, और लॉस ऑफ x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है एक्चुअल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन लॉस, ध्यान देना। मान लो कोई भी 2+ ले लो, 3+ ले लो, योर चॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम की चीज क्या है? राइट डाउन, 3 एनर्जीज आर इन्वॉल्व, 3 एनर्जीज आर इन्वॉल्व। 3 एनर्जीज आर इन्वॉल्व। कौन सी 3 एनर्जीज? फर्स्ट, सब्लिमेशन एनर्जी। सेकंड, राधिका ने बिल्कुल ठीक आंसर किया, आयनाइजेशन एनर्जी। एंड थर्ड, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। 3 एनर्जीज मिलकर डिसाइड करेंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर आएगी कि नहीं आएगी। इनफैक्ट सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी तो सप्लाई करनी है, दीज आर द पॉजिटिव वैल्यू, सप्लाई करनी है। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड।
तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है, यू राइट इट, लिखो जल्दी। तो इन लेफ्ट ऑफ Mn, in left of Mn, sum of ionization energies along with sublimation energy is compensated by hydration energy। इसमें जो सिग्निफिकेंट है वो है आयनाइजेशन एनर्जीज का सम, ये डिसाइडिंग होता है, एंड दिस सम इज लो। तो सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कंपेंसेट हो जाता है, इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान दें, वापस जाते हैं इस पे। जैसे स्कैंडियम +3 ज्यादा स्टेबल क्यों है, +2 में क्यों नहीं रुकता? तो +3 में ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि स्कैंडियम की +1 +2 +3 आयनाइजेशन एनर्जीज का सम along with सब्लिमेशन एनर्जी इसका सम कम होता है। तो ये Mn तक होता है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जो आयनाइजेशन चाहिए, जैसे क्रोमियम की 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो यहां तक कंपेंसेट हो जाता है। Mn के राइट में आपसे कहें कि आयरन +6 क्यों नहीं शो करता? आयरन +6 शो क्यों नहीं करता? ओहो, ऐसे बेटा सिलेबस नहीं बढ़ सकता। इस वक्त क्या किया जा सकता है? नेटवर्क तो हमारे हाथ में है नहीं। चलो देखो, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। साउंड आ रही है मेरी? अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं? अगर कोई वॉइस ही नहीं आ रही है